वेलकम स्टूडेंट्स, दिस द लेक्चर सीरीज़ ऑन हिंदू लॉ। और हम लोग टॉपिक कवर कर रहे थे हिंदू लॉ का। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ अ पार्टीशन। और इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने पार्टीशन, द मीनिंग ऑफ पार्टीशन अंडर मिताक्षरा स्कूल एंड दया भागा स्कूल, एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ पार्टीशन एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली में किन प्रॉपर्टी का डिवीज़न होगा, किन प्रॉपर्टी का हम लोग विभाजन करेंगे, कौन सी संपत्ति का विभाजन करेंगे ज्वाइंट हिंदू फैमिली का, इसको हम लोगों ने समझ लिया था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे वो कौन से पर्सन हैं जो एंटाइटल्ड हैं क्लेम करने के लिए एक जॉइंट हिंदू फैमिली में पार्टीशन के लिए। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल ये है कि एक जॉइंट हिंदू फैमिली में पार्टीशन का क्लेम करने के लिए जितने भी कोपार्टनर्स हैं, जितने भी सहायदायकी होते हैं, और कोपार्टनर्स कौन होते हैं, इंक्लूडिंग द सीनियर मोस्ट मेल मेंबर अप टू द थर्ड जनरेशन। इस चीज़ को हम लोगों ने समझा है कि ये 4 जनरेशन तक जो लोग होंगे, मेल पर्सन होते थे, उन्हें हम कोपार्टनर कह रहे हैं। बट पॉइंट टू बी नोटेड, आफ्टर द 2005 अमेंडमेंट इन हिंदू सक्सेशन एक्ट, नाउ दैट इज आल्सो अ कोपार्टनर। ठीक है, तो जनरल रूल कहता है कि एवरी कोपार्टनर हैज़ अ राइट ऑफ पार्टीशन एंड इंटाइटल फॉर शेयर इन पार्टीशन। इट मीन्स 2 राइट है यहाँ पे। एक राइट है कि पार्टीशन क्लेम करने का, दूसरा है कि शेयर का भी राइट है। ऑब्वियस सी बात है, जो पार्टीशन क्लेम करेगा तो उस प्रॉपर्टी में उसका शेयर भी होगा। तो जनरल प्रिंसिपल कहता है जितने भी कोपार्टनर हैं, जितने भी जॉइंट हिंदू फैमिली में कोपार्टनरी होते हैं, उस सभी को उस जॉइंट हिंदू फैमिली में पार्टीशन क्लेम करने का राइट होता है और वो उसमें शेयर का राइट होता है। बट कुछ इंडिविजुअली पर्सन्स हैं जिनको हम लोग देखेंगे अलग अलग कि कौन कौन से पर्सन होंगे अपार्ट फ्रॉम द पार्टीशन कोपार्टनर, और किस कैपेसिटी में, किस पावर में वो पार्टीशन के लिए क्लेम करेंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला रूल जो पर्सन आता है वो है फादर। फादर के पास कैसा राइट है पार्टीशन क्लेम करने का। फादर के लिए कहते हैं ही कैन इम्पोज अ पार्टीशन पार्शियल और टोटल, क्योंकि जॉइंट हिंदू फैमिली में हम लोग देखेंगे यहाँ पे पार्टीशन टोटली पार्टीशन होता है और पार्शियल भी पार्टीशन होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक्चुअल डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी हो, सिर्फ सिवरेंस ऑफ स्टेटस को ही मान के भी हम लोग पार्टीशन चलेंगे एज पर द मिताक्षरा लॉ ऑफ स्कूल। तो फादर ही कैन इम्पोज अ पार्टीशन partial or total between his minor son and himself with the bona fide intention. It will reopen in the case of major son and the father. It should be by mutual consent. इट मीन्स यहाँ फादर के पास एक राइट है जो अंदर द मिताक्षरा स्कूल फादर के पास जो राइट दिया गया है पार्टीशन क्लेम करने का, वो है उस पार्टी एक फादर अपने हिमसेल्फ अपने में और अपने सन के बीच में पार्टीशन क्लेम कर सकता है। और जो उसका इफेक्ट है पावर का वो कैसा होगा, दूसरा होगा पार्टीशन अमंग द सन एंटर से, बिटवीन सन भी कर सकता है और बिटवीन हिमसेल्फ और सन के बीच में भी उसके पास पावर है पार्टीशन करने की। इट मीन्स कि जो पार्टीशन की पावर है फादर के पास जो होती है वो एब्सोल्यूट पावर होती है इन कंपैरिजन द अदर मेंबर ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली। एक फादर जो है वो अपने बीच में और अपने सन के बीच में पार्टीशन क्लेम कर सकता है, करवा सकता है, इफेक्ट दे सकता है, और बिटवीन द सन के बीच में भी कर सकता है। और ये प्रिजम्पशन है कि जो फादर एक्ट करेगा विद द बोनाफाइड इंटेंशन करेगा, गुड फेथ में करेगा पार्टीशन। इन केस देयर इज़ अ फ्रॉड और अनइक्वल ट्रीटमेंट और फ्रॉडलेंट जो पार्टीशन होता है, तो उस केस में उस पार्टीशन का हम लोग रीओपन भी करवा सकते हैं। पार्टीशन को रीओपन भी, जो भी वहाँ पे सफर्ड पर्सन होगा, जो भी विक्टिम होगा, ठीक है, वो उस पार्टीशन को रीओपन भी करा सकता है। तो इट मीन्स कि फादर के पास जो पार्टीशन क्लेम करने का राइट होता है वो एक एब्सोल्यूट राइट होता है। देन हम बात करते हैं सन, grandson, great grandson. No doubt these are the co-partner and they have a right to claim for the partition, but here there is a little difference between the son claim for the partition when the father himself is not partitioned by his father. It means कि एक ग्रैंड सन है वो अपने ग्रैंड फादर से पार्टीशन क्लेम नहीं कर पाएगा तब तक जब तक कि उसका फादर अपने फादर से अटैच है। इस आइडियोलॉजी को, इस रूल को एक्सेप्टेड किया गया बॉम्बे स्कूल ऑफ मिताक्षरा। जैसे कि हम जान रहे हैं कि मिताक्षरा के अलग अलग सब स्कूल हैं, बॉम्बे है, द्रविड़ा है, मद्रास है, मिथिला है। तो जो बॉम्बे स्कूल है, बॉम्बे स्कूल मानता है कि सन हैज़ नो राइट, सन के पास कोई राइट नहीं है पार्टीशन करने का विदाउट द असेंट ऑफ हिज फादर, बिना फादर की असेंट के, बिना फादर की कंसेंट के एक सन अपने फादर की बिना परमिशन के पार्टीशन के क्लेम नहीं कर पाएगा। इफ़ कंडीशन क्या रखी गई है, इफ़ द फादर इज़ ज्वाइंट विद हिज ओन फादर, अगर फादर अपने फादर से ही पार्टीशन नहीं हुआ है,
अगर एक फादर का अपने फादर से पार्टीशन नहीं हुआ है तो फादर का सन, इट मीन्स ग्रैंड सन है, वो उस फैमिली में पार्टीशन के लिए क्लेम नहीं कर पाएगा। ये बॉम्बे स्कूल मानता है। बट जबकि अदर स्कूल्स जो ऑफ मिताक्षरा कहते हैं उस रूल को वो अप्लाई नहीं करते। वो कहते हैं कि वहाँ पे असेंट की जरूरत नहीं होती है। अगर एक सन जॉइंट हिंदू फैमिली में पार्टीशन के लिए क्लेम कर रहा है, बीइंग अ को-पार्टनर, ही हैज़ अ राइट टू क्लेम फॉर द पार्टीशन। बट एज पर द बॉम्बे स्कूल कंडीशन अप्लाई कर दी गई है कि जब तक सन फादर जिंदा है और फादर अपने फादर से अटैच्ड है, वो उस फैमिली से अलग उस नहीं हुआ है, तब तक वो पार्टीशन के लिए क्लेम नहीं कर पाएगा। दो कंडीशन। तीसरी पॉइंट आती है सन बॉर्न आफ्टर पार्टीशन। यहाँ पे देखेंगे हम लोग आफ्टर बॉर्न पार्टीशन या आफ्टर बॉर्न की कंडीशन में क्या होगा कि सन क्लेम कर पाएंगे कि नहीं आएंगे। तो भी अलग अलग सिचुएशंस देखने को हमें मिलती है कि आफ्टर बॉर्न सन कौन से होते हैं। एक होता है कि सन जो कंसीव्ड होगा एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, जो पार्टीशन हो रहा है वो सन कंसीव हो गया है, बट उसका जो जन्म होगा, बर्थ होगा, वो पार्टीशन के बाद होगा। एक कंडीशन आएगी कि सन का जो विघटन हुआ है और बॉर्न हुआ है वो आफ्टर पार्टीशन आएगा। तो आफ्टर बॉर्न में दो कंडीशन चलती है। एक कंडीशन होती है कि सन का कंसीव तो पार्टीशन के टाइम पे हो गया, जब पार्टीशन क्लेम किया गया जॉइंट हिंदू फैमिली में, बट उसका बर्थ कब हुआ है, आफ्टर द पार्टीशन। दूसरी कंडीशन है कि सन विघटन भी हुआ है, कंसीव भी हुआ है और बॉर्न भी हुआ है आफ्टर पार्टीशन। तो कह रहे अकॉर्डिंग टू द विष्णु एंड याज्ञवल्क्य द पार्टीशन शुड बी रीओपन टू गिव द शेयर आफ्टर बॉर्न सन। इनके अकॉर्डिंग क्या है, क्लासिकल हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग जो आफ्टर बॉर्न सन है उनका भी राइट होता है पार्टीशन में, वो भी क्लेम कर सकते हैं। हाउएवर गौतमा मनु एंड नारदा सेज दैट आफ्टर बॉर्न सन कुड गेट द शेयर ऑफ हिज फादर और लॉर्ड। यह क्लासिकल लॉ का प्रिंसिपल था। ठीक, हम मिताक्षर लॉ के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे कि क्या कुछ रूल बताता है कि जो सन कंसीव एट द टाइम ऑफ पार्टीशन बट बॉर्न आफ्टर इट। इसमें आफ्टर बॉर्न सन में दो कंडीशन है। पहली कंडीशन हम बात कर रहे हैं कि एक जो सन है वो कंसीव्ड हुआ है, जो गर्भाशय में आया है, कब, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन क्लेम किया गया, बट उसका जन्म कब हुआ है, उसका जन्म होगा पार्टीशन के बाद होगा। लेट सपोज आज की डेट में अगर एक जॉइंट हिंदू फैमिली में पार्टीशन हो रहा है, बट आज के टाइम पे वो सन एक वहाँ की फैमिली में कंसीव तो कर गया एक मदर के एम्ब्रो में, बट उसका जो जन्म होगा वो आफ्टर पार्टीशन होगा। तो यहाँ पे रूल क्या कहता है, पर्सन इन द वूम इज इक्वेटेड द पर्सन एग्जिस्ट। उसको इक्वल ट्रीटमेंट माना गया है कि जो एक वूम में है, मदर के वूम में है, और जो पर्सन एग्जिस्टेंस में है, दोनों को इक्वल स्टेटस रखा गया है। द टेक्स्ट लेव डाउन दैट इफ द प्रेगनेंसी इज नोन बाय द पार्टीशन शुड बी पोस्टपोन टिल द टाइम चाइल्ड बर्थ। इफ द अदर को-पार्टनर्स नॉट रेडी फॉर दिस, इक्वल शेयर शुड बी रिजर्व. If the child's born son share should be allowed to them. In case female, it should be expand on her marriage. कंडीशन क्या रखी गई, अगर पार्टीशन हो रहा है एक जॉइंट हिंदू फैमिली में और उस पार्टीशन के टाइम पे अगर सन का कंसीव हो गया है बट उसका बर्थ कब हो रहा है, आफ्टर द पार्टीशन, तो जनरल प्रिंसिपल यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर उस प्रेगनेंसी के बारे में नोन है तो वहाँ को पार्टनर्स को क्या करना है, वहाँ मेंबर्स को क्या करना है कि उस पार्टीशन को पोस्टपोन कर दें। बट इन केस अगर मेंबर्स एग्री नहीं होते हैं उस पार्टीशन को पोस्टपोन करने के लिए, तो एक शेयर उस अनबॉर्न के लिए, उस जो कंसीव हो गया है उसके लिए अलग सेपरेट रख दिया जाए और फिर देन पार्टीशन किया जाए रिजर्व करके। अगर रिजर्व नहीं करते हैं उस सन के लिए उस एक शेयर को, देन जब आफ्टर बॉर्न सन है वो उस पार्टीशन को क्या कर सकता है, रीओपन करा सकता है। इट मीन्स कि जो आफ्टर बॉर्न सन है, जो कंसीव्ड हो गया है एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, वो पार्टीशन को रीओपनिंग करा सकता है। इन केस अगर कोई फीमेल चाइल्ड होती है तो जो एक शेयर निकाला गया, रिजर्व करके रखा गया, कहा गया उसका एक्सपेंसेस कहाँ पे होगा, उसकी मैरिज पे होगा। वो पार्टीशन क्लेम नहीं करे क्योंकि डॉक्टर समय तो क्या नाम है, को पार्टनर नहीं थे, तो 2005 में आया ये रूल, ठीक है। बट अगर सन है, सन कंसीव कर गया है और आफ्टर पार्टीशन बर्न हुआ है, तो अगर उसके लिए एक शेयर रिजर्व करके रख दो, अगर नहीं करके रिजर्व रखा गया है देन वो क्या करेगा, रीओपनिंग ऑफ पार्टीशन करा देगा। ठीक, दूसरी कंडीशन थी नॉट इन द वूम व्हेन पार्टीशन टेक प्लेस इफ द प्रेगनेंसी इज नॉट नोन। अगर प्रेगनेंसी के बारे में नहीं पता एंड नो शेयर हैज़ बीन रिजर्व, वही बात कि अगर प्रेगनेंसी के बारे में नहीं पता, पार्टीशन टेक प्लेस हो गया, पार्टीशन हो गया है और कोई शेयर भी नहीं निकाला गया है, देन पार्टीशन शुड बी रीओपन आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड का बर्थ हो जाएगा, बर्थ के बाद वो चाइल्ड क्या करेगा, पार्टीशन को रीओपन करा सकता है। ठीक, दूसरा आता है कि सन विघटन एंड बॉर्न आफ्टर पार्टीशन। दूसरी सिचुएशन आती है आफ्टर बॉर्न में कि उस सन का विघटन भी हुआ है, कंसीव भी हुआ है और जन्म भी हुआ है, वो कब हुआ है, आफ्टर द पार्टीशन हुआ है। तो इस केस में भी दो जनरल रूल होते हैं। अंदर द मिताक्षरा स्कूल दो रूल बताता है, क्या है, व्हेन अ फादर हैज़ टेकन हिज शेयर इन द पार्टीशन,
अगर फादर पार्टीशन हुआ, फादर ने अपना शेयर ले रिजर्व करके रख लिया, फादर ने क्या किया, अपना जो हिस्से का शेयर था उसको ले लिया है, तो सन बिकम द कोपार्टनर विद हिज फादर। और उस पार्टीशन के बाद अगर उस फादर का सन होता है तो वो सन और फादर के बीच में कैसा रिलेशनशिप हो जाएगा, वो कोपार्टनरी वाला रिलेशनशिप हो जाएगा। और बाय द कोपार्टनर बीइंग अ कोपार्टनर उसका फादर में प्रॉपर्टी में राइट हो जाएगा। लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेके चलते हैं, मान के चलते हैं ही इज़ अ फादर एंड देयर इज़ अ S1 और S2। यहाँ प्रॉपर्टी में पार्टीशन हुआ, फादर ने क्या किया, पार्टीशन किया 1/3 1/3 एंड 1/3, पार्टीशन हो गया, फादर ने अपना 1/3 दिया, अलग हो गया। इस पार्टीशन के बाद फादर के एक और सन होता है S3। तो फादर और S3 के बीच में कैसा रिलेशन है, कोपार्टनर है, तो बीइंग अ कोपार्टनर S3 को इसमें राइट मिल जाएगा, ये बात कह रहा है पहला पॉइंट। व्हेन अ फादर हैज़ टेकन हिज शेयर इन द पार्टीशन, पार्टीशन हुआ, फादर ने अपना शेयर रिजर्व करके रख लिया, तो जो सन आफ्टर पार्टीशन होगा बिकम द कोपार्टनर विद हिज फादर, और बीइंग अ कोपार्टनर उसका प्रॉपर्टी में राइट हो जाएगा। दूसरा सिचुएशन आती है कि व्हेन फादर हैज़ नॉट टेकन हिज शेयर इन द पार्टीशन, फादर ने अपना शेयर नहीं लिया है और लोगों में पार्टीशन कर दिया है, और उसके बाद अगर सन का बर्थ होता है तो दैट सन हैज़ अ राइट टू रीओपन द पार्टीशन एंड गेट हिज शेयर। जैसे कि हमारा एग्जांपल था कि फादर ने अपना शेयर ना लिया होता और S1 और S2 में ही पार्टीशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होता, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होता, और देन आफ्टर पार्टीशन अगर फादर के सन होता तो जो S3 होगा वो पार्टीशन को रीओपन कर देगा। इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि आफ्टर बॉर्न सन में दो कंडीशन होती है, एक होती है सन कंसीव एट द टाइम ऑफ पार्टीशन बट बॉर्न आफ्टर पार्टीशन, दूसरी कंडीशन होती है सन बीगटन एंड बॉर्न आफ्टर पार्टीशन। ठीक, चौथा पॉइंट होता है कि अडॉप्टेड सन के बारे में क्या है कि अडॉप्टेड सन क्या क्लेम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। एज पर द क्लासिकल हिंदू लॉ जो अडॉप्टेड सन के लिए था वहाँ पे औरस पुत्र या नेचुरल सन के बारे में और अडॉप्टेड सन के बारे में दोनों का इक्वल स्टेटस नहीं था, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं था, अलग इक्वल शेयर नहीं मिलता था। जैसे कि अलग अलग जैसे बंगाल है, बनारस है, बॉम्बे और मद्रास है, सब में अलग अलग शेयर डिसाइडेड था कि 1/3 1/4 और 1/5 के अकॉर्डिंग था। बट एज पर आवर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट जब आ गया, ठीक है, 1956 में, देन उसका सेक्शन 12 जो बताया कि व्हाट इज़ द लीगल इफेक्ट ऑफ द वैलिड अडॉप्शन, वहाँ लिखा कि जैसा एक नेचुरल सन का राइट होता था, नेचुरल चाइल्ड का राइट होता था, ओरिजिनल चाइल्ड का जो राइट होता था, वो सेम राइट किसको मिल गया, अडॉप्टेड सन को मिल गया, यानी कि इक्वल स्टेटस पे रख दिया गया एज पर सेक्शन 12 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। नाउ द पोजीशन इज दैट अडॉप्टेड सन का क्या है क्लेम करने का पार्टीशन में, तो ही हैज़ अ राइट इफ पार्टीशन टेक प्लेस आफ्टर अडॉप्शन, अगर अडॉप्शन के बाद कोई पार्टीशन होता है उस जॉइंट हिंदू फैमिली में, बट इफ़ द पार्टीशन केप्ट प्लेस बिफोर अडॉप्शन ही इज़ नो राइट, अगर उसका अडॉप्शन के पहले ही हो गया पार्टीशन तो उसको वो रीओपन नहीं कराएगा, बट आफ्टर अडॉप्शन आप एक अडॉप्टिव फैमिली में एक सन को अडॉप्ट कर लिया और अडॉप्शन के बाद उस जॉइंट हिंदू फैमिली में पार्टीशन अगर हो रहा है तो उस अडॉप्टेड सन का क्या होगा, इक्वल राइट होगा। नाउ द अडॉप्टेड सन एंड द औरस सन इन अ पार्टीशन इज आल्सो इक्वल स्टेटस, दोनों का इक्वल स्टेटस है। वेयर एज जबकि जो क्लासिकल हिंदू लॉ के हम चलते हैं, धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो वहाँ पे औरस सन और जो अडॉप्टेड सन था, आप दत्तक पुत्र था, उन दोनों का इक्वल ट्रीटमेंट नहीं था, अलग अलग शेयर आता था। देन हम बात करते हैं इलिजिटमेट सन, अवैध सन की क्या सिचुएशन है। इलिजिटमेट सन के लिए दो कैटेगरी, दो सन थी, दो कैटेगरी में फॉल करता था। एक इलिजिटमेट सन, अवैध पुत्र जो एक दासी पुत्र से माना गया, एक दासी के थ्रू जो आया, वुमेन के थ्रू आया, एक दूसरा सन आया जो इलिजिट माना गया, जो वुमेन जो दासी से नहीं है, नॉट फ्रॉम द दासी का कॉन्सेप्ट जो था, दोनों ही कैटेगरी में माना गया। ये रखा गया कि जो इलिजिटमेट सन है, अवैध सन है, ही इज़ नॉट इंटाइटल फॉर अ पार्टीशन एंड शेयर बट फॉर मेंटेनेंस ओनली। इलिजिटमेट सन के लिए क्या कहा गया कि इलिजिटमेट सन के लिए पार्टीशन का राइट नहीं है, चाहे वो दासी पुत्र से हो या फ्रॉम नॉन दासी पुत्र से हो, बट वो केवल क्या कर सकता है, वो केवल क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस का राइट का क्लेम कर सकता है, पार्टीशन के लिए क्लेम नहीं कर सकता है। ठीक है, देन किसकी बात करते हैं हम लोग, सन आउट ऑफ वाइड मैरिज एंड एनल्ड मैरिज नॉट इंटाइटल्ड। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था हिंदू मैरिज एक्ट में, हिंदू मैरिज एक्ट में पढ़ा था ना कि वाइड मैरिज और वाइडेबल मैरिज, सेक्शन 11 और सेक्शन 12 वाइडेबल मैरिज क्या होती है। ठीक, तो लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड के बारे में पढ़ा एज पर सेक्शन 16, तो वहाँ बोला गया अगर कोई वाइड हो या वाइडेबल मैरिज से भी चाइल्ड होता है, सब डीम टू बी लेजिटिमेट मानते थे, और वो
चाइल्ड, वो चाइल्ड का राइट होता था उन पेरेंट्स की सेपरेट प्रॉपर्टी में राइट होता था, उन्हें पार्टीशन का या उनके एंसेस्टर प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिलता था। फिर है माइनर कोपार्टनर की बात हम करते हैं, तो माइनर कोपार्टनर के लिए और मेजर कोपार्टनर में कोई डिस्टिंक्शन नहीं रखा गया है। हिंदू लॉ क्या कहता है, देयर इज अ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन अ मेजर कोपार्टनर एंड अ माइनर कोपार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर राइट इन अ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। मतलब क्या होगा, एक जो अवयस्क सहदायकी और जो वयस्क सहदायकी है, दोनों में किसी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं है। किसके पर्सपेक्टिव में, जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी में। क्यों, क्योंकि बीइंग अ कोपार्टनर बाय द बर्थ बोथ आर हैव अ राइट, दोनों का ही राइट होता है एज पर द मिताक्षरा स्कूल, ठीक है। बट क्या कहेंगे, जो सूट होगा अगर माइनर कोपार्टनर है, तो माइनर कोपार्टनर के लिए जैसे कि हम जानते हैं वो मेकिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट वो इनकेपेबल होता है, उसका कोई उसका नेचर ही नहीं होता कि वो एग्रीमेंट कर सके या कॉन्ट्रैक्ट कर सके, क्योंकि अगर ऐसा एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वाइड एब इनिशियो होता है। तो जो सूट फॉर पार्टीशन में भी होता है, जो फाइल किया जा सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर बाय हिज नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन, क्योंकि वो अपने आप में इनकेपेबल होता है, ठीक है। तो ये कुछ पर्सन्स है, जैसे माइनर कोपार्टनर था, ठीक है। एब्सेंट कोपार्टनर होगा कि अगर कोई कोपार्टनर है कि कुछ कि जो एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन अगर एब्सेंट है और उसका शेयर क्या किया गया, रिजर्व करके नहीं रखा गया, और इन केस नो शेयर इज रिजर्व फॉर हिम, ही हैज़ अ राइट टू गेट पार्टीशन रीओपन। तो अगर वो पार्टीशन टाइम पे कोई कोपार्टनर नहीं था, सहदायकी नहीं था, वो बाद में आ गया तो पार्टीशन को रीओपन करा सकता है। तो इस तरीके से ये कुछ पर्सन्स हैं जिन्हें जनरल रूल हमारा कह रहा था कि एक जॉइंट हिंदू फैमिली में जितने भी कोपार्टनर्स हैं वो पार्टीशन के लिए क्लेम करेंगे और शेयर के लिए क्लेम कर सकते हैं। बट फादर, सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन और लेजिटिमेट सन, अडॉप्टेड सन और माइनर कोपार्टनर, इनकी अलग अलग कैपेसिटी, इस चीज़ को हम लोगों ने समझा है, ठीक। बट जॉइंट हिंदू फैमिली में एक और आते हैं, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो इंटाइटल तो नहीं है पार्टीशन के लिए, जो पार्टीशन क्लेम तो नहीं कर सकते, बट जब भी पार्टीशन होगा, जब भी पार्टीशन अकर होगा जॉइंट हिंदू फैमिली में, उनके लिए एक शेयर डिसाइडेड होगा, वो एक शेयर क्या करेंगे, उसको निकाल के रखते हैं, डिसाइड वो अलग करके रखा जाता है, बट उन्हें राइट नहीं है पार्टीशन का, ठीक। नो फीमेल हैज़ अ राइट टू पार्टीशन, बट इफ़ अ पार्टीशन टेक प्लेस, कोई फीमेल, क्योंकि बीइंग पहले कोपार्टनर नहीं थी, जैसे फीमेल हम जान रहे हैं, बार नोट करने वाली बात इसमें है कि आफ्टर 2005 डॉटर बिकम अ कोपार्टनर, नाउ डॉटर इज एलिजिबल टू क्लेम फॉर द पार्टीशन आफ्टर द 2005, इट मीन्स 9 सितंबर 2005 में जो अमेंडमेंट हुआ हिंदू सक्सेशन एक्ट में, उसके बाद से एक डॉटर जॉइंट हिंदू फैमिली में पार्टीशन के लिए क्लेम कर सकती है। बट बिफोर अर्लियर कुछ 3 पर्सन ऐसे, 3 फीमेल ऐसे थी, इसके पहले 2005 के पहले की कंडीशन की बता रहे हैं बात, कि क्या थी कि पार्टीशन का उन्हें राइट तो नहीं था, बट जब भी पार्टीशन अकर होगा जॉइंट हिंदू फैमिली में, तो उस जॉइंट हिंदू फैमिली उन्हें शेयर निकाल के दे जाएगा। वो कौन फीमेल होती थी कि नो फीमेल हैज़ अ राइट टू पार्टीशन, बट इफ़ अ पार्टीशन टेक प्लेस, अगर पार्टीशन हुआ तो सम फीमेल हैज़ अ राइट फॉर शेयर इन अ पार्टीशन, उन्हें पार्टीशन में उनके लिए शेयर डिसाइडेड होता था, उनके लिए शेयर निकाला जाता था। वो कौन है, फादर्स वाइफ, मदर, ग्रैंड मदर, इट मीन्स विडो, मदर और ग्रैंड मदर, ये 3 लेडीज़ ऐसी हैं, ये 3 फीमेल ऐसी हैं जिन्हें एज अ राइट पार्टीशन क्लेम करने का नहीं है, बट जब भी पार्टीशन अकर होगा तो इनके लिए एक शेयर डिसाइडेड है और वो निकाला जाएगा। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हम देखते हैं कि द पर्सन हु आर एंटाइटल्ड टू क्लेम फॉर द पार्टीशन को हम 2 कैटेगरी में रखते हैं। एक वो पर्सन है जिनको एज अ राइट, एज अ कोपार्टनर, बीइंग अ कोपार्टनर एंटाइटलमेंट है कि वो पार्टीशन के लिए क्लेम कर सकते हैं, और कुछ पर्सन ऐसे, इट मीन कि 3 फीमेल, देयर आर 3 फीमेल हु आर नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम फॉर द पार्टीशन, बट व्हेन एवर द पार्टीशन अकर दे कैन रिजर्व अ शेयर फॉर हरसेल्फ, उनके लिए एक शेयर होगा, उनके लिए निकाला शेयर निकाला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने दोनों कैटेगरी को समझ लिया है। आने वाले लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि पार्टीशन के बाद क्या इस पार्टीशन को हम लोग रीओपनिंग ऑफ पार्टीशन, जैसे कुछ हम लोगों ने पढ़ा आफ्टर बॉर्न वाली कंडीशन में पढ़ा, एब्सेंट ऑफ कोपार्टनर में पढ़ा कि कुछ कंडीशन है कि रीओपनिंग ऑफ पार्टीशन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार पार्टीशन होगा, एक बार संयुक्त हिंदू परिवार में विभाजन हो गया, पृथक हो गए, क्या उनको फिर से क्या अगर उसमें प्रॉपर्टी को विभाजित कर दिया गया है तो क्या उसका फिर से रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता, यानी कि रीओपनिंग ऑफ पार्टीशन। और एक बार अगर संयुक्त हिंदू परिवार अलग हो गया, क्या उसको फिर से रीयूनाइट किया जा सकता है? तो यानी कि रीओपनिंग ऑफ पार्टीशन और रीयूनियन ऑफ पार्टीशन को हम लोग आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।